हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल फार्मा हीरोज़। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस पर आज हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो गाइस, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर BP 303T माइक्रोबायोलॉजी 21-22 का क्वेश्चन है, जो कि 22-23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जिन्होंने 20-21 का नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है सेक्शन ए का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है। ओके गाइस, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये संभावना है कि इस साल भी ये वाला क्वेश्चन आए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस करना है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि जो हमारा यूकैरियोट्स होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसमें कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गया और फंजाई आता है। देन जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है उसका एग्जाम्पल होता है हमारा बैक्टीरिया और वायरस। ओके, ETC। देन ये जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हो गया और न्यूक्लियस होगा, ये जो एब्सेंट होता है, और जबकि ये दोनों चीज़ हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्रोथ रेट होता है प्रोकैरियोट्स में वो फास्टर होता है इन कंपेयर्ड विद द यूकैरियोट्स। ओके, और देन जो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जो DNA होता है वो मतलब सिंगल लूप ऑफ क्रोमोसोम्स DNA कंसिस्ट करता है। उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन जो हमारा यूकैरियोट्स होता है उसमें उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम फाउंड किए जाते हैं। ओके गाइस, ये हमारे डिफरेंसेस थे। देन बी है, फर्स्ट का है बी, इनलिस्ट एंड ओनली नेम्स इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें हमें एक इक्विपमेंट बताना है जो कि जिसका प्रयोग हम करते हैं लार्ज स्केल पे, लाइक इंडस्ट्री में हम उसका उपयोग करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है हमारा ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव दो टाइप का होता है, जो हमारा एक पोर्टेबल ऑटोक्लेव होता है और एक हमारा स्टेशनरी ऑटोक्लेव होता है। पोर्टेबल कहें तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे उठा करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, देन जो हमारा स्टेशनरी होता है वो एक जगह पे अपना स्टडी रहता है, मतलब कि वो वहीं पर कांस्टेंट रहता है। स्टेशनरी स्केल पर ऑटोक्लेव्स का यूज़ करते हैं, वो हमारा स्टेशनरी ऑटोक्लेव होता है, क्योंकि मतलब उसमें क्या होता है वो एक प्लेस पे रखा होता है और उसमें हम बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हमें स्टेरिलाइजेशन के लिए करने होते हैं उसको हम डाल देते हैं उसमें। वो स्टेशनरी मोशन में होता है, उसको हम पोर्टेबल नहीं, उसको हम उठा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, देन हमारा एक और आता है एग्जांपल, इसमें हमारा हॉट एयर ओवन हो गया। हॉट एयर ओवन में क्या करते हैं, उसमें हॉट एयर के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू वो वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का वर्क होता है, लाइक आपने लैब में देखा होगा आपने। देन यहाँ पर एयर फिल्टर, HEPA फिल्टर होता है और माइक्रोवेव भी होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर हम आते हैं सी पर, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। तो इसमें बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर होता क्या है। तो लाइक होता है क्या एक्चुअली में, कि जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होता है। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जो हमारा स्टेरिलाइजेशन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, लाइक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हो गया या फिर फिजिकल इंडिकेटर्स हो गया या फिर केमिकल इंडिकेटर्स हो गया। तो हम वही स्टेरिलाइजेशन को इंडिकेट करने के लिए हमारा स्टेरिलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायबल, कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो मतलब कि किल नहीं हो पाए हैं, वो अभी तक वो लिविंग है। ओके, तो उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं इन इंडिकेटर्स के थ्रू। ओके, देन इसमें जो हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होता है वो क्या करता है, मतलब हेल्पफुल इन असेसिंग द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस डायरेक्टली बाय किलिंग नॉन हाईली रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैं जब एग्जांपल इसका वो बैसिलस स्पीसीज हो गया। इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर्स का यूज़ होता है, मतलब कि इसमें एंडोस्पोर्स और बैक्टीरियल स्पोर्स आर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली यूज्ड इन बीआईज एज दे आर
टफ टू किल, मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि वैसे जो स्पोर्स होते हैं, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर होते हैं, वो बहुत ही टफ होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। उसको मतलब जो किसी भी बैक्टीरिया का जो सेल डी पे आते हैं, हम लोग डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो मैंने इसके बारे में पिछले बार भी डिस्कस किया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते क्या हैं। तो मैंने इसमें सिंपल सा समझो, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल ये भी आ सकता है। ओके, तो आपको फोकस करना जरूर है इस पर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो होता है, स्टेनिंग करते हैं तो हमें जो कलर मिलता है वो ब्लू या फिर पर्पल कलर मिलता है। ओके, देन जो हमारा ग्राम नेगेटिव होता है वो क्या करता है, वो कलर को रिटेन नहीं करता है क्रिस्टल वायलेट से एक्ट करने पर, बल्कि वो क्या करता है, काउंटर स्टेन का उपयोग करता है और वो सैफरनिन के स्टेन करने से हमें रेड या फिर पिंक कलर देता है। ओके, देन इसका जो ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, उसमें पेप्टाइड्स होते हैं। जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव होता है वो थिन होता है, उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स बने होते हैं, इसलिए उसमें हाई लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसमें ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, अंदर इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इनहिबिटेड बाय बेसिक डाइस, नॉट इनहिबिटेड बाय बेसिक डाइस। ओके, देन हमारे जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स को। अब एक्सोटॉक्सिन्स और एंटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, तो जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एक्चुअली में वे प्रोटीन्स होते हैं हमारे, और जो एंटोटॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, और जो हमारे एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ना, ये टॉक्सीडेबल होते हैं, मतलब ये हार्मफुल होते हैं, जबकि जो हमारा एंटोटॉक्सिन्स होता है वो नॉन टॉक्सिबल होता है। और जो एक्सोटॉक्सिन्स होता है वो हीट लायबल होता है, और जो हमारा एंटोटॉक्सिन्स होता है वो मतलब हीट लायबल का मतलब कि वो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। ओके, वो हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, वो हीट को रेजिस्ट कर। मेसोसोम्स की बात करें, मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें एब्सेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव में मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब मेसोसोम्स क्या होते हैं, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। ओके, देन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर सिंपल होता है। देन लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट यहाँ पर लो होती है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में यहाँ पर लिपिड की कंटेंट जो होती है वो हाई होती है। ओके, देन ए की बात करें हम लोग, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर रिडल वॉकर टेस्ट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो जो RW टेस्ट था हमारा, रिडल वॉकर टेस्ट, उसमें क्या था, उसमें हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है RW टेस्ट इज कैरिड आउट इन वाटर, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का यूज नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ओके, टू टेस्ट एफिकेसी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर चिक मार्टिन टेस्ट इज डन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू टेस्ट एफिकेसी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर चिक मार्टिन टेस्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। सो इन चिक टेस्ट मार्टिन टेस्ट द डिसइंफेक्टेंट्स आर मेड टू एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट सस्पेंशन। हम लोग ऑर्गेनिक के रूप में कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम ईस्ट का उपयोग कर रहे हैं, ईस्ट सस्पेंशन का यूज़ कर रहे हैं, और 3% ड्राइड ह्यूमन फीसेस टू स्टिमुलेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सिंपल सा समझो कि जो RW टेस्ट में था उसमें हम लोग विदाउट, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारा चिक मार्टिन टेस्ट है उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर डिसइंफेक्शन का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ओके, मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। तो जो सुटेबिलिटी ऑफ मीडिया होता है वो क्या होता है, मतलब वो उसमें हम क्या करते हैं ना कि चेक करते हैं कि मीडिया के पास मतलब कोई लंप वंप तो नहीं हो रहा वहाँ पर, मतलब अगर मतलब कि जैसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन सही तरीका से नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया का जो शेप है वो मतलब सही तरीका से नहीं आ रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं कि बैक्टीरिया अपने आपको सर्वाइव कर पा रहा है उस मीडियम में या फिर नहीं कर पा रहा है। उससे हम लोग उसको सुटेबिलिटी ऑफ मीडिया चेक करते हैं। देन द मीडिया सुटेबल इफ ए क्लियरली विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अकर्स। तो मीडिया वही मीडिया सुटेबल होगा जिससे कि मतलब कि हमें जो एक क्लियर विजन मिल सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ का, कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पा रहा है या फिर नहीं। देन मीडिया विच फेल फॉर सुटेबिलिटी शैल नॉट बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। अब ऐसे मीडिया जो कि सुटेबिलिटी के लिए फेल हो जाएं, मतलब वो सूट ना करें बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, तो हमारे लिए बेकार है टेस्टिंग करने के लिए। देन ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में क्या होता है, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी टेस्टिंग भी हम कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं ना कि बैक्टीरिया को जो ग्रोथ फैक्टर्स के लिए उसके ग्रोथ फैक्टर्स उसको ग्रोथ के लिए
इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो उसे मिल पा रहा है कि नहीं। न्यूट्रिशन का चेक करते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिशन उसे मिल पा रहा है कि नहीं, जिससे कि अपने आप को ग्रोथ कर पाएगा। तो इट इज़ यूज इन फार्मा क्यूसी टेस्टिंग टू डेमोस्ट्रेट दैट माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्यू माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो वैसे मतलब जो मेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मतलब जो ग्रोथ हो सकते हैं, मतलब जिनका ग्रोथ हो सकता है, वो हम क्यूसी में चेक करते हैं कि वहाँ पर मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स अपने आप को ग्रो कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ताकि होता है कि एक्चुअली में कि वेदर मीडियम इज चैलेंज्ड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स to assure its nutritive properties and to demonstrate that it enables organisms growth। और in some cases जैसे लाइक मतलब कि अगर हमें कहीं पर बैक्टीरिया का ग्रोथ चाहिए तो हम उसमें चेक करते हैं कि बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। और अगर हमें ग्रोथ नहीं चाहिए बैक्टीरिया का तो हम उसको इनहिबिट करते हैं। तो ये क्यूसी डिपार्टमेंट जो होता है उसका ये मेन काम होता है, मेन फोकस होता है कि ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट को देखते हैं कि बैक्टीरिया को वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करते हैं कि उनका ग्रोथ वहाँ पर हो पा रहा है उस पार्टिकुलर ड्रग्स में या फिर फॉर्मेशंस में या फिर नहीं। ओके, देन जी की बात करें, क्लासीफाई क्लीन एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो क्लीन रूम इज एन enclosed environment with one or more clean zones whose airborne particles concentrations are controlled by HEPA filters, constant air circulation and a physical barrier to unfiltered air। तो क्लीन रूम क्या होता है, एक बिल्कुल मतलब साफ इन्वायरमेंट होता है, क्लियर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर कि माइक्रोब्स फ्री होता है। वो ऐसा एरिया जो कि माइक्रोब्स फ्री हो उसे हम असेप्टिक एरिया भी कहते हैं और उसे हम क्लीन रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री है, कंटामिनेशन फ्री है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मतलब उसमें क्लीन एरिया में मतलब कि जोन्स भी बांटे जाते हैं, लाइक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ये 4 तरह के जोन्स होते हैं। जो हमारा ग्रेड ए होता है वो बिल्कुल कंटेमिनेशन फ्री होता है, माइक्रोब्स फ्री होता है, प्योर इन्वायरमेंट होता है। 99.99% चांसेस है कि वो माइक्रोब फ्री होगा। जबकि हमारा जो ग्रेड डी है वो हमारा हाईली कंटेमिनेटेड हो सकता है। ओके, तो इसमें हम इसी को चेक करते हैं। तो इसमें जो मतलब ये क्लीन रूम जो हमारा है वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड हो सकता है। फिर एक फिजिकल बैरियर होता है जिससे कि जो अनफिल्टर्ड एयर और फिल्टर्ड एयर उसको डिफ्रेंशिएट करता है। लाइक HEPA फिल्टर्स का इंस्टॉलेशन क्या करता है कि वो जो वैसे एयर जो कि जिसमें जो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है उस एयर को ये रोक देता है, उसे हम अनफिल्टर्ड एयर कहते हैं। तो इस यहाँ पर हम क्या करते हैं, HEPA फिल्टर्स का इंस्टॉलेशन करते हैं जो कि हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। कांस्टेंट एयर सर्कुलेशन करते हैं, देन एंड ए फिजिकल वे टू अनफिल्टर्ड एयर। जिसमें मतलब हम लोग क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द 4 ग्रेड्स मैंने बताया आपको। देन क्लीन रूम की प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, जैसे क्लास 10 हो गया, ISO क्लास 5 हो गया, या पढ़ लेना खुद से। देन एच की बात करते हैं, एंड लिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेराइल एरिया। ओके, तो मतलब सोर्सेज ऑफ मतलब कि जो स्टेराइल एरिया होता है उसमें क्या क्या कहाँ से कंटामिनेशन हो सकता है। तो लाइक पर्सनल के थ्रू, एम्प्लॉयर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके थ्रू हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो छुपके से चोरी से वो खाना खा रहे हैं, जैसे कि आप लोग खाते हो क्लास में। ओके, तो अगर वो छुपके से चोरी से मतलब लंच खा रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उससे कंटामिनेशन वहाँ पर हो सकता है, माइक्रोब्स का प्रेजेंस हो सकता है। देन रॉ मटेरियल्स में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स। मतलब आपने एक प्रोडक्ट को टच किया, फिर उसी इक्विपमेंट से दूसरे प्रोडक्ट को भी टच कर दिया, वहाँ पर क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ। अब मिक्सिंग के थ्रू क्या होगा, जो माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट थे वो रिएक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन अकर हो सकता है, या फिर एक माइक्रोबियल रिएक्शंस अकर हो सकता है जिसके थ्रू माइक्रोब्स अराइज हो सकते हैं। देन इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स, जो वैसे इक्विपमेंट्स या फिर यूटेंसिल्स जो कि अनस्टरलाइज्ड है या फिर मतलब कि अनवॉशेबल है, जिनको हमने अच्छे से धोया नहीं है, साफ़ नहीं किया, उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं। वैसे इक्विपमेंट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ओके, देन स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब जो कुछ वैसे प्रोसेसेस जिसमें क्या क्या के वक्त मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं से आ गया या फिर मतलब कि उसको प्रॉपर रूम में पैक नहीं किया, प्रॉपर वे में पैक नहीं किया, जिसके कारण हैंडलिंग में या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान क्या हुआ, उसमें माइक्रोब्स का अराइज हो जाएगा उसके थ्रू। देन आई में राइट ए नोट ऑन बैक्टीरियल स्पॉयलेज। हमें क्या करना है, बैक्टीरियल स्पॉयलेज पे एक नोट लिखना है। स्पॉयलेज मीन्स क्या होता है, जिसके थ्रू क्या होता है ना, मतलब कि एक्शन ऑफ बाय द एक्शन मीन्स डिटोरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब बैक्टीरियल स्पॉयलेज मीन्स क्या होता है ना, कि कोई प्रोडक्ट का खराब होना बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब वहाँ पर क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हुआ, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ग्रोथ होने के कारण क्या हुआ कि उस माइक्रोब्स ने उस पूरे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर दिया, फिर मतलब कि उसको एक डिजीज़ में बदल दिया। अब अगर कोई भी ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है तो उसको वो डिसीज़ हो सकती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोबियल बैक्टीरियल स्पॉयलेज। ओके, then when the food products or any drugs medication are not stored according to their recommendations, then these products or drugs tablets syrups are much more at higher risk of
कंटामिनेशन ड्यू टू एक्सपोजर थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया कि मतलब अगर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी ड्रग्स को या फिर मतलब कि मेडिकेशंस को हम लोग अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में स्टोर नहीं करेंगे जैसे कि हमें रिकमेंडेड है, वैसे अगर स्टोर नहीं करते तो उसमें से क्या होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू क्या हो सकता है, उसमें माइक्रोब्स अराइज हो सकता है। तो उसके थ्रू क्या होगा ना कि वहाँ पर कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे, और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें इलनेस हो सकता है, डिसीज़ अराइज हो सकता है। देन जे की बात करें, वाई आर आई ड्रॉप्स एडवाइज टू बी यूज्ड और डिस्कार्डेड आफ्टर विदिन 30 डेज आफ्टर ओपनिंग। तो इसमें क्या है, दिस इज बिकॉज द प्रिजर्वेटिव्स इनसाइड द आई ड्रॉप कैन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड अलाउ बैक्टीरिया। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम किसी भी आई ड्रॉप्स को ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स को खोलते हैं, ओपन कर दिया उसका ढक्कन, मतलब उसका सील अगर हमने खोला है तो उसको 27 दिन या फिर 30 दिन के अंदर हमें यूज़ करना होता है। अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और मतलब कि वो उस ब्रेक डाउन होने के कारण वहाँ पर एक चांस होता है बैक्टीरिया का ग्रो करने के लिए। ओके, तो बैक्टीरिया का अगर ग्रोथ होगा तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होंगे तो वो हमें एक एलर्जी कॉज करेंगे, जिससे कि जो कि हमारे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा। और उससे हमें क्या होगा ना कि जैसे हमें एक्शन अपोजिट मिलेगा, जो हम चाहते थे वैसा एक्शन नहीं मिलेगा, उसके अपोजिट मिलेगा हमको। ऑल्सो इज मेडिकेटेड आई ड्रॉप में हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ लॉन्ग दे कैन बी यूज्ड आफ्टर ओपनिंग। मतलब कि हर एक मेडिकेशंस पर हर एक को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो या फिर कितने दिन तक ओपन करने के बाद खोल के रख सकते हो। ओके, देन ऑल्सो केमिकल कंपाउंड ऑफ आई ड्रॉप्स में चेंज एंड लूज पोटेंशियल ओवर टाइम। मतलब टाइम के थ्रू अगर उसकी सेल्फ लाइफ लंबी नहीं होगी, अगर उसकी सेल्फ लाइफ लंबी नहीं होगी तो उसकी पोटेंसी या फिर उसकी जो एफिकेसी होगी वो अपने एफिकेसी को लूज़ कर सकता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी है वो अगले वीडियो। अब अगर किसी को भी टॉपिक पर, मतलब अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर करना टाइप, कि मैं आपको लिए किसी एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ डिटेल में। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और लाइक और सब्सक्राइब अगर वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो करना है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।